नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपके सामने एक नया टॉपिक शो हो रहा है, एक नया टॉपिक मैं लेके आया हूँ आपके समक्ष, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है एक्चुअली, न तो 9th में 10th 11th 12th में कहीं भी टॉपिक ये नहीं है, कोई सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो टॉपिक है वो कनेक्ट करता है बहुत सारे टॉपिक को, और ख़ास करके टेंस को। क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले हमें ये छोटा सा एक टॉपिक है 10 से 15 से 20 मिनट का, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेंस को समझने के लिए इसकी समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ मैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। अब आपको पता होगा कि हर भाषा का या हर भाषा में या हर भाषा का जो सेंटेंस होता है, चाहे वो हिंदी, चाहे वो इंग्लिश या किसी भी दूसरी लैंग्वेज की जो भाषा होती है, उसके जो एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं जो मिलकर उस सेंटेंस का निर्माण करते हैं या फिर उस सेंटेंस को पूर्ण करते हैं। तो उनमें से हम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 3 एलिमेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, उसके बारे में आज यहाँ चर्चा करेंगे। जो पहला जो एलिमेंट्स है किसी भी सेंटेंस के निर्माण में, जो प्रमुख सहायक तत्व हैं, उसी को एक्चुअली एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तत्व। और सेंटेंस मतलब वाक्य, मतलब वाक्य के निर्माण में जो सहायक तत्व हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो एलिमेंट्स है और वो है सब्जेक्ट। वो क्या है? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, वो क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। ठीक है, कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। ठीक है, तो सेंटेंस में देखना है आपको, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे वो हिंदी का हो, उस सेंटेंस में ये देखना है कि आखिर में कार्य कर कौन रहा है। जो कार्य कर रहा है अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही अपना सब्जेक्ट होगा। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कार्य को करने वाला, या फिर अर्थात जिसके द्वारा क्या कहता हो कार्य किया जाता है, तो वही अपना क्या है? सब्जेक्ट है। इसको हम डूअर भी बोल सकते हैं। डूअर मतलब करने वाला। ठीक है, जैसे एक सिंपल सा वाक्य समझते हैं हम हिंदी का, जैसे कि मैं उदयपुर जाता हूँ। इसको समझो। ठीक है, मैं उदयपुर जाता हूँ। ये पूरा एक वाक्य, एक सिंपल सा वाक्य है। ठीक है, हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य हिंदी के लेंगे और उसी के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में देखिए आप, ये जो वाक्य है, इस वाक्य में आपको मुझे बताओ इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? ठीक है, कार्य कौन करता है? ठीक है, मतलब कार्य क्या है इसमें? जाना। क्रिया क्या है? जाना है। अब ये जाने का काम कौन करता है? जो कार्य कर रहा है वही अपना सब्जेक्ट है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है। तो इसीलिए ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है। ये क्या? अपना सब्जेक्ट है। जैसे एक वाक्य और, मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है। अब इस पूरे वाक्य को देखो, मेरी राइटिंग सही नहीं है, आप अपने हिसाब से अच्छी राइटिंग बना के नोट्स बना लें, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये है आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन पकाती है। अब इस पूरे वाक्य में देखो कार्य कौन कर रहा है? कार्य कौन कर रहा है इस पूरे वाक्य के अंदर, वो समझना है। इस पूरे वाक्य में पकाने का काम कौन कर रहा है? पकाने का काम कौन कर रहा है? मेरी माँ। तो यही अपना क्या है? सेंटेंस के अंदर क्या है? सब्जेक्ट है। यही क्या है? अपना सब्जेक्ट है। ठीक है, अब एक वाक्य और समझेंगे हम, समझने की कोशिश करना। राम अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। ठीक है, राम अपना कार्य पूर्ण कर चुका है। ठीक है, अब ये पूरा वाक्य है, इस पूरे वाक्य को अच्छे से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि इस वाक्य के अंदर किसके द्वारा
कार्य किया जा रहा है या फिर किया जा चुका है या कौन कार्य करता है। तो किसके द्वारा कार्य पूर्ण कर चुका है, पूर्ण कौन कर चुका है कार्य, जो कार्य पूर्ण कर चुका है वही अपना क्या है, सब्जेक्ट। पूर्ण करने का काम कौन कर चुका है, राम कर चुका है, इसीलिए ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। देखो इस पूरे सेंटेंस, राम अपना कार्य पूर्ण कर चुका है, पूरे वाक्य में जो कार्य कर रहा है, जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही अपना सब्जेक्ट होगा। तो इसमें पूर्ण करने का काम कौन कर चुका है, राम कर चुका है ना। काम कौन करेगा, व्यक्ति करेगा ना, ठीक है, निर्जीव वस्तु तो करेगा नहीं, व्यक्ति करेगा। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, जो व्यक्ति पूरे सेंटेंस में जो एक व्यक्ति होगा वो व्यक्ति का कार्य कर रहा है तो वही अपना क्या है, सब्जेक्ट। तो इस पूरे वाक्य के अंदर व्यक्ति कौन है, राम है, और राम ही तो कार्य कर रहा है, इसीलिए अपना सब्जेक्ट भी क्या हुआ, राम हुआ। ठीक है, क्या हुआ, राम हुआ। चलो आगे बढ़े। यस, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे हम वर्ब की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चलो वर्ब की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा और सोच रहा हूँ इस सब्जेक्ट को और आपको थोड़ा सा समझाऊँ। ठीक है, यस, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, करता होता है। ठीक है, कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। ठीक है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। करता का मतलब होता है करने वाला, अर्थात कार्य जो करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे कि एक वाक्य है, मेरे पिताजी, समझने की कोशिश करना, मेरे पिताजी एक कार खरीदते हैं। ठीक है, ये वाक्य है, मेरे पिताजी एक कार खरीदते हैं। अब इस पूरे वाक्य में, ये जो पूरा वाक्य है इसको अच्छे से पढ़ो और देखो इस पूरे वाक्य में कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है, व्यक्ति होगा, कौन होगा, मेरे पिताजी। अब देखो खरीदने का काम कौन कर रहा है, खरीदने, ये तो कार्य हुआ ना भाई, खरीदना, ये तो क्रिया हुई। क्रिया कौन कर रहा है, खरीदने की क्रिया या खरीदने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है मेरे पिताजी। इसीलिए ये अपना क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये क्या हुआ, अपना सब्जेक्ट हुआ। क्लियर। चलो अब बात करते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब आपको दिख रही है, यस, ये है वर्ब। तो वर्ब कितने प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, जो क्या करती है, अंग्रेजी के वाक्य को पहचानने में मदद करती है। तो आपके सामने कोई एक इंग्लिश का वाक्य, इंग्लिश का सेंटेंस आ गया और किसी ने पूछ लिया कि ये जो सेंटेंस है मुझे बता, ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, वो किस टेंस का है, तो उस समय ये हेल्पिंग वर्ब आपकी सहायता करेगी। अब कैसे करेगी, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, वर्ब। ठीक है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया या फिर इसको हम कार्य बोलते हैं। और ये कितने भागों में फैली होती है, ये कितने भागों में बटी होती है, मतलब 2 भागों में। मतलब वर्ब कितने प्रकार की, मतलब वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है और एक होती है अपनी मेन वर्ब होती है। एचवी को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एमवी को बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया। ठीक है, सहायक क्रिया क्या करती है, ये देखो नाम में ही इसका पूरा काम छुपा हुआ है। ठीक है, क्या करती है, सहायता करती है। अब क्या सहायता करेगी, अंग्रेजी के वाक्य को पहचानने में
क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, अंग्रेजी के वाक्य को पहचानने में मदद करती है कि वह वाक्य, मतलब वो अंग्रेजी के वाक्य, वह वाक्य किस टेंस अर्थात किस समय का है। ठीक है, जैसे एक वाक्य समझने की कोशिश करना, एक वाक्य सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, आई हैव डन दिस वर्क, अंग्रेजी का वाक्य। किसी ने पूछा चल मुझे बता ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, तो उस समय अगर आपको ये पता है, ये अगर आपको ये पता है कि ये जो है इसमें आप अगर आप ये पढ़ रखा है तो आप इसमें से पिकअप करके हेल्पिंग वर्ब का है, और हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आप उस व्यक्ति को बता दोगे कि ये जो सेंटेंस है वो इस टेंस का है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रखा है तो तुरंत आप क्या करोगे, पिकअप करोगे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर, हैव। ठीक है, क्या है, हैव, है ना, हैव। अब इस हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए आप उस व्यक्ति को बताओगे ये तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव, और साथ में क्या लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट ही है। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता होगा। तुरंत आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए बता दोगे कि ये पूरा जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे एक वाक्य और, आई डू नॉट टेक मिल्क, आई डू नॉट टेक मिल्क। ठीक है, आई डू नॉट टेक मिल्क। ठीक है, अब देखो ये वाक्य है, ये भी अंग्रेजी का वाक्य है। अब इसको भी हम इस सेंटेंस की भी पहचान करनी है कि ये आखिर में ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है। अगर आपने टेंस पढ़ रखा है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लोगे, और हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें है, डू नॉट। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रखा है तो इसको देखते हुए आप बता दोगे कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब वो किस टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मेन वर्ब की बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेन वर्ब, क्योंकि आपको अच्छे से पता है बिना मेन वर्ब के, विदाउट मेन वर्ब वी कांट make any sentence, we can't frame any sentence, because the role of main verb is very important in any sentence. Without main verb we cannot think of single sentence. ठीक है, बिना मेन वर्ब के एक सेंटेंस का भी निर्माण नहीं हो सकता, सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेन वर्ब भी तो है जो है वो क्रिया के बिना सेंटेंस अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो मेन वर्ब को क्या बोलेंगे हम, मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे, मुख्य क्रिया। अब ये मुख्य क्रिया होती क्या है, हमने कहा था सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। उसी प्रकार मेन वर्ब किसे कहते हैं, सब्जेक्ट के द्वारा, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य। सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही अपना क्या है, मेन वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। एक वाक्य है, एग्जाम्पल, जैसे कि एक वाक्य है, मेरे सभी मित्र मेरा जन्मदिन मनाएंगे। ठीक है, मेरा जन्मदिन क्या करेंगे, मनाएंगे, मेरा जन्मदिन मनाएंगे। अब इस पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए
क्या है सब्जेक्ट, कैसे ढूंढेंगे? सब्जेक्ट की परिभाषा क्या है? वाक्य में कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही अपना सब्जेक्ट है। तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है या किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा? कार्य क्या है? मनाना। ठीक है, मनाएंगे। कौन मनाएगा भाई? कौन मनाएगा? मनाने वाला कौन है? वो है मेरे मित्र। इसीलिए ये क्या है? अपना सब्जेक्ट है। ये अपना क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मिल गया, कार्य को करने वाला। तब मनाने का कार्य कौन करेगा या कौन करता है या कौन कर चुका है, कुछ भी हो। ठीक है, कुल मिला के अपना सेंस आना चाहिए कि जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वही अपना सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की पहचान हमने कर ली है। अब हमें बात करनी है वर्ब। ठीक है, हिंदी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हमें सीधी ढूंढनी है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य। अब सब्जेक्ट क्या है? मेरे सभी मित्र। मुझे पूरे बताओ, मेरे सभी मित्र इस वाक्य के अंदर कौन सा कार्य कर रहे हैं या करेंगे? मनाएंगे। मनाने का कार्य करते हैं। किसका कार्य क्या करते हैं? मनाने का कार्य करते हैं। इसीलिए ये क्या है? अपनी मेन वर्ब है। क्या है? ये अपनी मेन वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही मेन वर्ब है। एक वाक्य और है, राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है। समझने की कोशिश करना, इस पूरे वाक्य में काम कौन करता है? मतलब लिखने का काम कौन करता है? राम करता है। कौन करता है? राम करता है। कौन करता है? राम करता है। जो लिखने का काम करता है, जो काम करता है, जो क्रिया करता है, वही अपना सब्जेक्ट है। क्लियर? अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हिंदी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसीलिए हम सीधा आ जाएंगे मेन वर्ब पे। ठीक है, तो राम प्लस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या है? मेन वर्ब है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम है। तो राम कौन सा कार्य करता है? लिखने का कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? लिखने का कार्य करता है। और यही अपनी क्या है? मेन वर्ब है। यह अपनी क्या है? मेन वर्ब। मुझे आशा है आपको मेन वर्ब या फिर मुख्य क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? कार्य को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायता करती है अंग्रेजी के वाक्यों को पहचानने में, इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने में कि वह वाक्य किस टेंस का है। अब बात करते हैं मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, जिसके बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट है। मेन वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, इसे तो बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब मेन क्रिया है, इसके बिना तो सेंटेंस का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो मुख्य क्रिया या मेन वर्ब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य, अर्थात सब्जेक्ट के द्वारा की जाने वाली क्रिया ही मेन वर्ब कहलाती है। जैसे मेरे सभी मित्र मेरा जन्मदिन मनाएंगे, तो इस पूरे सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? मेरे सभी मित्र। काम करने वाले कौन है? मेरे सभी मित्र। अब मेरे सभी मित्र कौन से काम करने वाले हैं भाई? मनाने का काम करने वाले हैं। ठीक है, मनाने का काम करने वाले हैं, इसीलिए ये अपनी क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। एक वाक्य और है, राम एक पत्र लिखता है। इस पूरे वाक्य में काम कौन करता है? राम कर रहा है। कौन सा काम? लिखने का काम। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। राम कौन सा काम करता है? लिखने का काम करता है, इसलिए क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। क्लियर? चलो अब बात करते हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यस, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वे में हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे एक अलग स्लाइड पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉर्मल वे में ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। ठीक है, ये कर्म क्या होता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे आखिर में कर्म क्या है। मतलब परिणाम, जहाँ तक मेरा सोचना है इसका मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट। ठीक है, लेकिन हम यहाँ अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्ट, यस, इसका जो प्रयोग है, मतलब इसका जो यूज़ है, किसका यूज़ है? ऑब्जेक्ट का। इसका जो यूज़ है वो हमेशा, बिल्कुल भी राइटिंग सही नहीं है मेरे, ठीक है, इसका यूज़ है वो हमेशा
मेन वर्ब के बाद होता है। ठीक है, किसके बाद होता है? मेन वर्ब के बाद होता है किसका? ऑब्जेक्ट का। अब फिर भी कैसे ढूंढ लेंगे भाई? ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे हिंदी का, और फिर उस सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य है, सोहन एक पेन खरीदता है। अब समझने की कोशिश ना, अभी तक हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, वर्ब पढ़ ली है, अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इस पूरे वाक्य के अंदर हम क्या ढूंढेंगे? इस पूरे वाक्य के अंदर हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य को करने वाला। इस पूरे वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? जो व्यक्ति होगा वही करेगा। सीधी बात है, यहाँ तो हमको दिख रहा है सोहन दिख रहा है, लेकिन अगर सेंटेंस लंबा आ गया, ठीक है, तो उस समय कैसे ढूंढेंगे? तो देखो, इस पूरे वाक्य के अंदर काम कौन कर रहा है? मतलब खरीदने का काम कौन कर रहा है? सोहन कर रहा है। इसीलिए ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी हमको हेल्पिंग वर्ब, हिंदी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो सीधा हम आ जाएंगे मेन वर्ब पे। तो देखो सब्जेक्ट पे, देखो सब्जेक्ट पे हमको निगाह डालनी है। अब पूछना है सब्जेक्ट से, आखिर में सब्जेक्ट कौन सा कार्य कर रहा है, कौन सा कार्य करता है? तो इसमें कौन सा कार्य करता है? वो खरीदने का कार्य करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगी? अपनी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट मिल गया, मेन वर्ब मिल गई। अब हमें आवश्यकता है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचान करेंगे? तो इस मेन वर्ब से आपको प्रश्न करना है, और जो प्रश्न करोगे उसका जो आंसर आएगा वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। अब एक खरीदता है, तो प्रश्न करो, खरीदता तो है लेकिन क्या खरीदता है? और इसका जो उत्तर आएगा, इसका जो आंसर आएगा, वही आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या खरीदता है भाई? एक पेन खरीदता है, इसीलिए ये अपना क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब। हिंदी में जस्ट उल्टा होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है। लेकिन जैसे इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो इसका सही रूपांतरण, सही सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट में आएगा ये वाक्य, और मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदते हैं। ठीक है, मेरे पिताजी मेरे लिए एक घड़ी खरीदते हैं। अब इस पूरे वाक्य के अंदर हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। अब मुझे पता है आप अच्छे से ढूंढ लोगे, क्योंकि अभी तक मैंने जो समझाया है मुझे पूरे विश्वास है आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य को करने वाला, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो मुझे बताओ, इस पूरे वाक्य में कार्य को करने वाला कौन है? मतलब खरीद के कौन लाता है? खरीदता कौन है? खरीदता कौन है? खरीदता कौन है? खरीदने का काम कौन करता है? मेरे पिताजी। इसीलिए ये तो हो गया अपना सब्जेक्ट हो गया। क्लियर। अब हमें ढूंढनी है मेन वर्ब, या फिर वर्ब ढूंढनी है। तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट तो मिल गया। अब हमें ढूंढनी है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कहते किसको हैं? आप सोचो, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला कार्य ही मेन वर्ब कहलाता है। सब्जेक्ट कौन है? मेरे पिताजी। अब इस पूरे सेंटेंस में मेरे पिताजी क्या करते हैं? खरीदने का काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? खरीदने का काम करते हैं। इसीलिए ये क्या होगी? अपनी मेन वर्ब हो गई। क्या हो गई? मेन वर्ब हो गई। क्लियर। सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गई। अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट। तो इस मेन वर्ब से हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब से क्वेश्चन करोगे और उसका जो आंसर आएगा वही अपना ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, मुझे बता, खरीदते हैं लेकिन क्या खरीदते हैं? उसका आंसर क्या है? एक घड़ी। यही अपना क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल चुका है। क्लियर। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम। ठीक है, यस। अब मैं सोच रहा हूँ आपको एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ, इसके बाद टेंस हम है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, एक होता है सब्जेक्टिव
केस, SUBJECTIVE सब्जेक्टिव केस होता है। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस और एक होता है पजेसिव केस, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट में आ गया आई आ गया, क्या आ गया, आई आ गया। आई का मतलब सबको पता है मैं, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी का मतलब क्या होता है, मुझे, ठीक है। यस आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा और इसका पजेसिव क्या हो जाएगा, पजेसिव बोला था संबंधवाचक शब्द माय, ठीक है। जैसे ये तो संबंधवाचक शब्द है, इस संबंधवाचक शब्द के साथ कोई रिलेशन आ जाए, रिलेशन बोले तो फादर, मदर, अंकल, आंट, सिस्टर, ब्रदर, ये सभी आ जाता है, ठीक है। इसके साथ इन शब्दों का यूज़ होगा, मतलब यूँ, जैसे मेरे पिताजी तो माय फादर, ठीक है, इस प्रकार। तो ये माय क्या है, पजेसिव केस है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आई के बाद बात करेंगे हम यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यू का मतलब क्या होता है, तुम। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू ही रहेगा, जिसको हम कहेंगे तुम हैं, ठीक है। और इसका पजेसिव केस क्या रहेगा, योर, ठीक है, मतलब तुम्हारा। माय का मतलब होता है मेरा, यू का मतलब होता है तुम्हारा, ठीक है। यस, यू हो गया, आई यू। इसके बाद करेंगे वी का मतलब होता है हम। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस का मतलब होता है हमें। इसका पॉजिटिव केस होता है ओवर का मतलब होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम दे का मतलब होता है वे। से ये सब्जेक्टिव केस हैं, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, ठीक है। देम का मतलब होता है उन्हें, और इसका पॉजिटिव केस होगा देयर। देखो, एक होता है THERE और एक होता है THEIR। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन देयर, THERE एंड THEIR, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। THERE जो होता है वो शो करता है किसी स्थान को शो करता है, जबकि THEIR जो कि दे का पॉजिटिव केस है, ठीक है। देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। ओवर का क्या हो सकता है, हमारा, हमारी, हमारे। योर का तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। माय का मेरा, मेरी, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ही का मतलब वह होता है, लेकिन किसके लिए होता है, ही का प्रयोग हमेशा पुरुष के लिए होता है। और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम। क्या होता है, हिम का मतलब होता है उसे। और इसका पॉजिटिव केस होता है हीज़ का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, ठीक है। यस, इसके बाद करेंगे सी का मतलब भी वही होता है, लेकिन महिला के लिए या स्त्री के लिए सी का यूज़ होता है सब्जेक्टिव केस। इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर का मतलब होता है उसे, लेकिन स्त्री के लिए, ठीक है। और इसका पॉजिटिव केस भी हर ही होता है, और जिसका हिंदी मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। अब बात क्या रहा है ईट। यस, ईट का मतलब भी वही होता है, लेकिन निर्जीव वस्तुओं व जानवरों के लिए ईट का प्रयोग होता है। ईट का ऑब्जेक्टिव केस ईट ही रहता है, और इसका पॉजिटिव केस इट्स रहता है, ठीक है, ठीक है। अब ईट का मतलब यहाँ होता है उसे, लेकिन निर्जीव वस्तुओं जानवरों के लिए। और इट्स का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, लेकिन निजी वस्तुओं जानवरों के लिए। जिसके, जैसे कि एक बार एक लोयन था, ठीक है, उसके 4 कब्स थे, मतलब शावक थे, तो क्या आएगा उसमें, इट्स आएगा, ठीक है। इट्स हैड 4 कब्स, ठीक है। तो इट्स का प्रयोग यहाँ किसके लिए हो रहा है, उस शेर के लिए हो रहा है, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये पूरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को स्क्रॉल करके वापस सुने, दोबारा सुने, और जब तक नहीं सुने तब तक सुने। और फिर भी समझ में नहीं आए कमेंट में आप ज़रूर बताएं। मैं फिर से कोशिश करूँगा इस वीडियो को अच्छे से लेकर आऊँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है आपको इस क्लास के माध्यम से जो
एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में टेंस एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक है टेंस। अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसी के साथ हम यहीं अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप क्या करें, शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बुलंद करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।